मध्यकालीन इतिहास के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने मध्यकालीन इतिहास के पाठ्यक्रम के बारे में जाना था कि हमको कैसे पढ़ना है और किस क्रम में पढ़ना है। एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है कि पहले तो वो अपने विषय का अच्छा ज्ञान रखे, फिर और उसे किस क्रम में पढ़ना है। तो ऐसे में जो विषय होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों का आक्रमण जो है, यह वही दौर था जब प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम दौर था। तो उस समय भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था। ठीक, आइए देखते हैं। तो भारत में अरबों का आक्रमण जानने से पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम स्रोत के बारे में जानेंगे कि अरबों के आक्रमण का स्रोत जो है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिला। इसके अलावा इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, कि क्या पर्पस था कि ये जो है अरबवासी मुस्लिम आक्रमण भारत पर क्यों किए, इनका क्या उद्देश्य था। और इसके अलावा यह जानेंगे कि जब आक्रमण हुआ तो क्या परिणाम पड़ा, क्या भारत पर क्या परिणाम पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, और इसके अलावा अरब पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म के उदय के बारे में, कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। ठीक, इससे पहले अब अरबों के आक्रमण जानने से पहले हम थोड़ा से भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति के बारे में समझेंगे मैप के द्वारा, क्योंकि अगर मैप से समझ लेंगे तो हमें सब्जेक्ट को समझने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। ये हमारा जो है आधुनिक भारत है। ये हमारा आधुनिक भारत है। पहले कभी ये जो है अफगानिस्तान वाला और पाकिस्तान वाला जो हिस्सा था वो कभी भारत का हुआ करता था। ये भारत की वर्तमान स्थिति है, लेकिन कभी ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र था वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो भारत के सबसे पश्चिमी क्षेत्र में एक छोटा अरब क्षेत्र, मतलब एक छोटे धर्म का उदय होता है अरब क्षेत्र में, जिसे इस्लाम धर्म कहा जाता है। तो इस इस्लाम धर्म में ये जो है बहुत व्यापक तौर पे नहीं फैला था, बहुत छोटा ही था, ये एकदम पश्चिमी छोर पे ही फैला हुआ था। तो इनका प्रभुत्व धीरे धीरे जैसे इनका प्रभाव बढ़ता गया और ये अपने साम्राज्य का विस्तार थोड़ा थोड़ा करते गए, तो ये न केवल यहाँ तक वरन यहाँ तक भी इनका पूरा साम्राज्य का विस्तार होता गया। यहाँ तक कि अब ये केवल मात्र पश्चिमी क्षेत्र तक ही न रहकर बल्कि ये अफ्रीकी महाद्वीप तक भी इनका प्रभाव पड़ा। अब यह दौर था कि इनका अरब क्षेत्र का अफ्रीकी महाद्वीप पे भी प्रभाव पड़ गया था। अब यह सोच रहे थे कि अब भारत के क्षेत्र पर आक्रमण किया जाए, भारत के क्षेत्र पर आक्रमण किया जाए। तो यह क्या करते हैं कि सबसे पहले सिंध क्षेत्र में पहुंचते हैं और यहाँ पर अपना पहला आक्रमण करते हैं। और इसमें जो है इस युद्ध में बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं और अंततः जो है इस पर सिंध विजय कर लेते हैं। फिर अब वह यह दौर था कि अब भारत के इंटरनली पार्ट में प्रवेश किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली। स्रोत के बारे में जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछता रहता है, ये जो है हर एक कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रख के बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार एसएससी सीजीएल का अलग से, यूपीपी का अलग से और फिर एसएससी जीडी का अलग से। कहने का मतलब है कि अगर हम एक बार मध्यकालीन इतिहास अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारा जो है बनने वाला सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनने चाहिए, वो चाहे किसी भी एग्जाम का हो। और चलिए अच्छा देखते हैं कि स्रोत चचनामा नामक एक फ्रांसीसी ग्रंथ है। चचनामा नामक एक फ्रांसीसी ग्रंथ है और इस ग्रंथ से हमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है। और मतलब सबसे पहले सिंध विजय की जानकारी एक फ्रांसीसी ग्रंथ है जिसका नाम है चचनामा, यहाँ से मिलता है। कई बार क्वेश्चन
बनता है कि ये जो है चचनामा नामक ग्रंथ से किसकी जानकारी मिलती है, तो अरबों का आक्रमण के मतलब सिंध क्षेत्र में अरबों का आक्रमण हुआ था, इसकी जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन आप इसको ध्यान में रखेंगे कि चचनामा नामक ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और कि ये जो चचनामा जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो चचनामा एक फ्रांसीसी ग्रंथ है। दूसरा क्वेश्चन, और कभी कभी तो ऐसे मतलब पूछता है कि चचनामा नामक ग्रंथ में किसका आक्रमण मिलता है, तो अरबों का आक्रमण मिलता है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस जो है केवल यहीं से पूछेगा, केवल थोड़ा मोड़ा इधर उधर बदलाव करता है। ठीक, कुल कहने का मतलब है सिंध विजय की जानकारी चचनामा नामक ग्रंथ से मिलता है जो फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक, और इसके अलावा भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ। कहने का मतलब अगर भारत में पहली बार मुस्लिमों द्वारा आक्रमण किया गया या इस्लामिक आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ। ठीक, अब इसके बाद हम जानेंगे उद्देश्य, मतलब जो अरबवासी भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहते थे, उसके पीछे क्या उद्देश्य था कि वो भारत पर ही आक्रमण किए। तो साम्राज्य विस्तार एवं धन की प्राप्ति, क्योंकि कोई भी शासक चाहता है कि पहले तो उसके साम्राज्य का विस्तार हो, पहले तो चाहता है कि उसके साम्राज्य का विस्तार हो, मतलब यह चाह रहा था कि इसका विस्तार अब भारतीय क्षेत्र में किया जाए। पहले तो वो सिंध क्षेत्र को जीतता है, फिर उसके बाद भारत के आंतरिक भाग में प्रवेश करता है। कहने का मतलब है कि यह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था एवं धन की प्राप्ति करना चाहता था, और धन की प्राप्ति अगर नहीं करेगा तो वो अपना प्रभुत्व अच्छा नहीं बना पाएगा। कहने का मतलब अगर किसी भी शासक के पास अच्छा धन होगा तो अपने जो है सैनिकों के लिए अच्छा प्रबंध कर पाएगा, जैसे कि अच्छे हथियार खरीद पाएंगे, और इसके अलावा अगर उनको वेतन दे सकते हैं या मतलब कुछ और कर सकते हैं। कहने का मतलब धन से ही बहुत चीज़ होता है। तो कहने का मतलब इसका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना एवं धन की प्राप्ति करना, और इसके अलावा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अरबवासी ये चाहते थे कि उनका जो है धर्म है उनका प्रचार और प्रसार हो, उनका एक उद्देश्य ये भी था। ठीक, और आगे देखते हैं कि इनके तिथि को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अरबों के आक्रमण के संदर्भ में कि कहीं कहीं कुछ किताब में 711, 712, 712 मतलब क्या सही है उसको जानते हैं। अगर ये पूछा जाए तिथियों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कहीं कहीं देता कि सबसे पहले आक्रमण जो है किस ईस्वी में की गई, मतलब कब किया गया, तो कहीं कहीं 711 देता है, तो कहीं कहीं 712 देता है अदर किताब में। लेकिन जानेंगे कि अगर पूछा जाए कि पहला सफल आक्रमण तो 712 ईस्वी, और अगर ये पूछा जाए कि पहला आक्रमण भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ, तो 711 ईस्वी में। कहने का मतलब अब आगे देखेंगे कि जो 711 ईस्वी था इसमें एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति था जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, और फिर दूसरा आक्रमण भी 711 ईस्वी में बदैल नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। और ये जो है दोनों युद्ध में यह असफल रहते हैं ये लोग। और वीडी महाजन एक इतिहासकार है, वो यह जिक्र करते हैं कि यह सबसे पहले 711 ईस्वी में आक्रमण करते हैं, लेकिन यह युद्ध में जीत नहीं पाते हैं, यह असफल हो जाते हैं। ठीक, और लेकिन वहीं इतिहासकार हरिश्चंद्र कहते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा एक सफल आक्रमण किया गया और यह सिंध क्षेत्र को जीत लेता है। और बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा है कि पहली बार सफल आक्रमण किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ से। और मोहम्मद बिन कासिम ईरान के अल हज्जाज से अनुमति लेकर सिंध क्षेत्र को जीत लिया। कहने का मतलब है कि जो
ईरान में एक दमिश्क स्थान था, दमिश्क में अल हज्जाज बैठता था। वो हकीम मतलब यहीं से दमिश्क में जो बैठता था, क्योंकि इनका जो कार्यभार जितना भी चलता था यहीं से बैठ के चलता था। यहीं से ही कहीं भी अगर आक्रमण करना होगा तो यही दमिश्क में ही अल हज्जाज बैठता था, और यहीं से यह अनुमति लेता है मोहम्मद बिन कासिम, और वहाँ से अनुमति लेकर अल हज्जाज से सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करता है। ठीक, तो आप यह याद रखेंगे किससे अनुमति लेकर मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्षेत्र को विजय के लिए जाता है, तो अल हज्जाज से। ठीक, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिंध पर आक्रमण के समय, उस समय राजा दाहिर, मतलब जब सिंध पर आक्रमण हुआ था तो सिंध में उस समय कौन राजा था, तो उस समय वहाँ के राजा दाहिर थे। आप याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध क्षेत्र में कौन शासन चला रहा था, तो राजा दाहिर शासन चला रहे थे, और इनको जो हरा कर मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध क्षेत्र को जीत लेता है। आप इसको याद रखेंगे। और कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है, ये राजा दाहिर कौन थे, तो चच नामक व्यक्ति के पुत्र थे, और यह एक हिंदू शासक थे, यह एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण शासक राजा दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया और सिंध को जीत लिया गया। एक बार आप लोग आशा करते हैं कि ये चीज़ बड़े आसानी से आप समझ पाए होंगे, और एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं कि आप लोगों को याद हो जाए। स्रोत जो है सारी जानकारियाँ हमें कहाँ से मिलती है, तो चचनामा नामक फ्रांसीसी ग्रंथ से मिलता है। मतलब यह ग्रंथ जो है फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है, और चचनामा किसने लिखा है, तो अली अहमद द्वारा चचनामा नामक फ्रांसीसी ग्रंथ लिखा गया। इसमें सिंध क्षेत्र की विजय की जानकारी मिलती है, और भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ था, और इसका उद्देश्य था कि साम्राज्य का विस्तार करना एवं धन की प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इसका 2 प्रमुख उद्देश्य था। और रही बात 711 ईस्वी में अब्दुल्ला जो है आक्रमण करते हैं, लेकिन यह जो है असफल हो जाते हैं। फिर दूसरा आक्रमण बदल नामक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और ये भी असफल रहते हैं। और 712 ईस्वी में जब आक्रमण किया गया मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, यह तीसरा आक्रमण था, और तीसरे आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम सफल रहता है और युद्ध को जीत लेता है। और मोहम्मद बिन कासिम ईरान के शासक अल हज्जाज से अनुमति लेकर सिंध क्षेत्र को जीत लिया। मतलब जो है हकीम अल हज्जाज से यह अनुमति लेके सिंध क्षेत्र को जीतता है। ठीक, अब सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करते समय वहाँ के शासक राजा दाहिर थे, और राजा दाहिर कौन थे, चच नामक व्यक्ति के एक पुत्र थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने यहाँ इसको नोट किया हूँ। और यह एक ब्राह्मण शासक थे, यह एक हिंदू शासक थे, और इन्हीं का शासन चल रहा था। तो अब हम जानेंगे कि परिणाम या प्रभाव के बारे में। अरबों के आक्रमण के क्रम में कुछ बिंदु उभर के आते हैं कि परिणाम या प्रभाव में जो भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट थे और अरबों वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो आइए जानते हैं अब क्या परिणाम थे और क्या प्रभाव पड़े। ठीक, तो पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ, क्योंकि भारत में अब इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। जब इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ तो इससे एक प्रेरणा भी मिली कि भारत में कोई अन्य भी आकर आक्रमण कर सकता था। ये तो एक प्रत्यक्ष कारण बना कि इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ, और इसके अलावा एक अप्रत्यक्ष कारण बना, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बना कि कोई भी शासक अब भारत में आसानी से आक्रमण कर सकता है। और इसी से ही प्रेरणा लेकर गोरी और गजनवी आते हैं और
भारत पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के पश्चात भारत को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। ठीक, तो पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबवासियों द्वारा किया गया, क्योंकि जो भारत में सिंधु नदी बहती थी उसे अरबवासी उसे कहते थे हिंदू, तो सिंधु को वो हिंदू बोलते थे और उसी से ही मतलब कहते थे हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबवासियों द्वारा किया गया। और जो हिंद शब्द है, भारत के जब इंटरनल पार्ट में जाते हैं तो इसे हिंद कहते हैं, भारत के जब आंतरिक भाग में जाते हैं तो अरबवासी इसे कहते हैं हिंद, और इसी हिंद से बना है हिंदुस्तान। तो अर्थात कहने का मतलब है जो हिंद शब्द है या हिंदू शब्द है वह अरबवासियों द्वारा ही प्रयोग किया गया। ठीक, और भारत में कई ईरानी परंपरा जैसे खजूर की खेती या ऊंट का पालन प्रारंभ हुआ। कई ईरानी परंपरा खजूर की खेती, क्योंकि जब ये अरब क्षेत्र में रहते थे तो एक प्रकार से ये जो दमिश्क वाला क्षेत्र था ये रेगिस्तान वाला क्षेत्र था, तो उनका जो प्रमुख जो फल था वो खजूर था। तो वहाँ से खजूर की खेती की परंपरा जो है ये भारत में ये वाला क्षेत्र जो राजस्थान वाला क्षेत्र हुआ करता है, तो उसी क्षेत्र में सबसे पहले खजूर की खेती की गई। और जो अरबवासी थे उनका जो है प्रमुख जानवर जो है ऊंट था। ऊंट से वे क्या करते थे, यात्रा करते थे, और यात्रा करने में उनका सुगम बहुत होता था, तो यह भारत में आए और ऊंट का पालन प्रारंभ किए। और अगला देखते हैं कि पहली बार भारत में जजिया कर अरबवासियों द्वारा ही लाया गया। जो जजिया कर है, जजिया कर मध्यकालीन इतिहास में एक कई बार देखा जाएगा और जजिया कर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जजिया कर इसे आप याद रखेंगे, सबसे पहले जजिया कर अरबवासियों द्वारा लाया गया। ये जजिया कर क्या है, यह एक प्रकार का धार्मिक कर है, यह एक प्रकार का धार्मिक कर है, धार्मिक कर है, टैक्स है, जो गैर इस्लामिक थे, जो गैर मुसलमान थे, उनसे यह जजिया कर लिया जाता था। तो आप याद रखेंगे कि जजिया कर जो है सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया, अरबवासियों द्वारा लाया गया। और इसके अलावा मैंने बताया कि ये न केवल भारत के लिए ही महत्वपूर्ण था, बल्कि यह अरबवासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बना, क्योंकि पंचतंत्र विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई है, विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत जैसी आदि ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। अरबी में अनुवाद इसलिए किया गया ताकि और लोग भी अरबी भाषा में आसानी से अरबवासी उसे पढ़ सकें, और जो भारत की जो तकनीकी है, जो विज्ञान है, जो खगोलीय ज्ञान है, उसको जो है अपने यहाँ ला सकें। ठीक, और आगे देखा गया कि भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ, क्योंकि जो है ये प्रमुख पुस्तकों से ही वो ज्ञान और तकनीकी लेते हैं और अपने क्षेत्र में, अरब क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और यहीं से ही कहा जाता है कि जो ये अरब क्षेत्र था, अरब क्षेत्र से ही जो ये खगोलीय शास्त्र का ज्ञान या विज्ञान तकनीकी का जो ज्ञान लिए थे, यहीं से ही यूरोप में धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ा। कहने का मतलब ये जो तकनीकी भारत से था, पहले तो अरब में गया, फिर अरब से यूरोप में गया। और एक चीज़ और छूट गया, दिरहम नामक सिक्का चलाया गया। जब अरबवासी जब इस्लाम जो है भारत में प्रवेश करते हैं, भारत के क्षेत्र में इंटरनली पार्ट में प्रवेश करते हैं, तो उन्होंने एक सिक्का चलाया था जिसे हम दिरहम नामक सिक्का कहते हैं। तो आप याद रखेंगे ये जो दिरहम सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो अरबवासियों द्वारा चलाया गया था। अब कल हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय के बारे में जानेंगे। कोशिश करते हैं कि इससे कई क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं, उसको आप या बनते हैं या नहीं, लेकिन ये समझ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।
तो इसी के साथ आज वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं और फिर कल मिलेंगे इस्लाम धर्म के उदय के बारे में और वहाँ से जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद।